सीरीज ऑन क्लास 10 साइंस। बच्चों अभी तक हम केमिकल रिएक्शंस का मतलब समझ गए हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ी थी ताकि हम पहचान सकें केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब समझते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखना उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूले मतलब वो अभी हम समझते हैं। जैसे ये मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, केमिकल रिएक्शन लिख रखी है कि जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन मैंने आपको कई बार करवा रखी है। तो ये रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हम ऐसे लिख रहे हैं, तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। इसको केमिकल इक्वेशन कैसे बनाए, केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से। तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो ये हमारी थी केमिकल रिएक्शन, उसको हमने क्या बना दिया, केमिकल इक्वेशन बना दिया। कैसे, सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से। बस इतना सही है केमिकल इक्वेशन, बहुत ईजिली हम समझ गए। मैंने और भी एग्जाम्पल ले रखे हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो क्या मिलके बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल कैसा होता है, H2। हमेशा याद रखना, H नहीं सिंबल होता है हाइड्रोजन का, H2 होता है। हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, तो Cl2 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, HCl। तो ये हमारी क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। और ये हमारी क्या आती है, अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रखा मैंने, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन मैंने आपको जब प्रेसिपिटेट पढ़ाया था तब भी बताई थी। इस चीज का येलो पीपीटी बनता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या केमिकल रिएक्शन है। इसको इक्वेशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बस हम इनके सिंबल्स लिख देंगे, फॉर्मूले लिख देंगे। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सिंबल Ki आता है। अब अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे आता है तो मैं आपको बस एक बार बता देता हूं ताकि आप सबके फॉर्मूले लिख सके। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, 9th क्लास में पढ़ी थी। आयोडीन की भी वैलेंसी -1 होती है, 9th क्लास में पढ़ी थी। फिर फॉर्मूला बनाने के लिए हमको क्रॉस करना पड़ता है ऐसे, और फिर जो आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। तो वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या आ गया, Ki आ गया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है PbNO3 होल ट्वाइस। और ये आपको अभी याद रखने हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही इसकी आदत पड़ जाएगी, तो चिंता मत कीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। लेड आयोडाइड है, उसका सिंबल क्या होता है, PbI2 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का सिंबल KNO3 होता है। तो ये हमारी क्या थी, केमिकल रिएक्शन, और ये उसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन। और एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट मिला के क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये कैसे आया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है +3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। तो उसको अगर हम क्रॉस करेंगे ना तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, और ये उसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो अब केमिकल इक्वेशन बनाना हम सीख गए हैं। बस फॉर्मूला और सिंबल्स अगर हमें पता हो तो हम 1 सेकंड में केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये केमिकल इक्वेशन है, तो अगर मैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं कि भाई जिंक क्या है, अगर कोई बंदा पढ़ेगा कि ये रिएक्शन है तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस बंदे को कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव। अब इंफॉर्मेटिव कैसे केमिकल इक्वेशन को बनाया जाता है, तो वो हम याद रखेंगे। हमारा अगला टॉपिक इसी पे बेस्ड है, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हमें इन इक्वेशन को इतना इन्फॉर्मेटिव बनाना है ताकि पढ़ने वाले बंदे को ये पता लग जाए कि वो सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, गैसेस सब्सटेंस है, उसमें कोई हीट रिलीज हो रही है, उसमें कोई कंडीशन है, वो सब हमें सब कुछ पता लग जाए इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उसे कहते हैं इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना। तो इन्फॉर्मेटिव हम किसी भी इक्वेशन को 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, दूसरा है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, और तीसरा है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस। तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता रखा था पिछली वीडियो में। रिएक्टेंट वो होता है जिसको यूज करके हम कोई रिएक्शन करते हैं, जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं, और प्रोडक्ट वो होता है जो बन जाता है, जो हमारे राइट साइड में लिखे होते हैं। ठीक है,
तो उनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में बताना। फिजिकल स्टेट्स का मतलब आपको पता है, फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, इन सबको कहते हैं फिजिकल स्टेट। तो उनके फिजिकल स्टेट के बारे में बताना, उससे भी हम किसी इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे ये हमने लिया है जिंक, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक के ग्रैन्युल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, छोटा सा एस लिख दिया, इससे क्या पता लग गया जिंक सॉलिड है। वैसे ही H2SO4 के ब्रैकेट में मैंने AQ लिखा है। AQ का मतलब क्या होता है, अक्वस होता है। अक्वस का मतलब क्या होता है, कोई मान लो जैसे कोई बीकर है, बीकर के अंदर मैंने कोई रिएक्शन करनी है, कोई अगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब जो चीज आसानी से घुल सकती है, वो अगर क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्युबल है, तो वो हमारा क्या होगा, aqueous फॉर्म में होगा। कोई भी केमिकल अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब पानी के साथ मिलाया हुआ है, तो वो हमारा किस फॉर्म में होगा, aqueous फॉर्म में होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी चीज जो घुल सकती है वो किस फॉर्म में होगा, aqueous फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में था, ये हमारा aqueous फॉर्म है। इन दोनों को मिक्स किया तो जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक सल्फेट भी इसी के अंदर बना होगा, तो इसके अंदर घुल गया होगा, तो ये भी हमारा किस फॉर्म में, aqueous फॉर्म में होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में G लिखा है। तो आपको ये याद रखना है कि S का मतलब सॉलिड, G का मतलब गैस, AQ का मतलब aqueous, कोई अगर सॉल्यूशन है तो aqueous होगा, और L का मतलब लिक्विड जो कि वाटर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेग लाइम होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है तो इसलिए AQ लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, गैस होता है, तो ये क्या मिलके बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट पीपीटी होती है, और पीपीटी की जब मैंने वही पढ़ाई थी आपको डेफिनेशन, तो बताया था इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। अब सॉलिड प्रोडक्ट है तो ब्रैकेट में मैंने इसीलिए S लिखा है। ठीक है, और साथ में बनता है H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आपको दो बातें यहाँ पर और याद रखनी है, जो गैस होती है हम उसके ब्रैकेट में एक एरो ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, इससे भी हमें पता लग जाता है कि कोई गैस बनी है, और जहाँ पीपीटी बनती है उसके साइड में हम एक नीचे को एरो दे सकते हैं, इससे पता लगता है कि पीपीटी बनी है। तो आप ये दो चीज में याद रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमने पढ़ ली, फिजिकल स्टेट करके हम किसी इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरी चीज पढ़ते हैं, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, किसी रिएक्शन में अगर हीट चेंज हो रही है, हीट चेंज होने का मतलब भी बता रखा था, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये अगर कुछ हो रहा है तो भी मैं बताऊंगा अलग से कि इक्वेशन में ऐसा कुछ हुआ है, उससे भी मेरी इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब आपको बताया था कि इसमें हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब प्लस करके हीट लिखूंगा, आपकी ड्यूटी बनती है प्लस करके हीट लिखना। इससे मुझे इसी इक्वेशन के बारे में अंदाजा लग जाएगा कि हीट लिख रहा है कोई बंदा प्लस करके, इससे मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल ले रखा है CH4। CH4 क्या होता है भाई, मैंने CH4 के बगल में लिख रखा है, मीथेन गैस होती है। आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे जो भी चीज बताया जा रहा हूँ। CH4 क्या होता है, मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये क्या होती है, एक नेचुरल गैस होती है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये गैस है, इसको मैंने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बन गया। ठीक है, और साथ में हीट निकली, ये भी हमारी कैसी है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज हो रही है तो प्लस करके हीट लिखना पड़ेगा। इससे भी मैं रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना दिया कि ये तो बनता ही है, साथ में हीट भी निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। एक और रिएक्शन लेते हैं, C6H12O6। आपको पता होगा बचपन से क्लासेस से, इसे क्या कहते हैं, इसको बेटा ग्लूकोज कहते हैं। C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में AQ लिखा है, और O2 के साथ रिएक्ट कराया तो CO2 प्लस H2O बन गया, और साथ में एनर्जी निकली। तो एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है, तो वो आपको लिखनी पड़ेगी जैसे कि मैंने लिखी है। इस रिएक्शन से मैंने ये तो पहचान लिया कि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों प्रोडक्ट है, साथ में एक चीज और पता लग गई कि एनर्जी भी निकलती है। तो इससे भी मैंने इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हर बार रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट अब्सॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल ये वाली रिएक्शन, ये हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे मुझे पता लगा एंडोथर्मिक है, देखो मैंने दो चीज लिया है, एक तो नाइट्रोजन लिया है N2, उसके बगल में मैंने G लिखा है, और दूसरा मैंने लिया है O2, उसके बगल में भी G लिखा है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ में मैंने हीट लिया है। अब हीट मैंने लिया है, अब्सॉर्ब किया है, तब जाके NO बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। तो इस वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, इस वजह से मुझे पता लग गया कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है, तो प्लस करके हीट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो प्लस करके हीट लिख रहे हैं, तो इससे पता लग गया कि हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। इससे भी मैंने रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। अब आप दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ऐसे हीट लिख सकते हैं,
प्लस करके हीट लिख दो रिएक्टेंट साइड में। दूसरा तरीका ये होता है कि एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा का साइन बना दो। इस ट्रायंगल के साइन को बेटा डेल्टा बोलते हैं। इस डेल्टा का मतलब होता है बेटा हीट। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है। इसमें भी हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, CaCO3 प्लस हीट। आप ऐसे लिख दो, गिव्स CaO प्लस CO2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एरो के ऊपर डेल्टा का साइन लगा दिया। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो आपको याद रखना है। तो ये भी हमारी कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इससे रिएक्शन को हमने और इन्फॉर्मेटिव बना दिया कि हाँ इसमें हीट देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब तीसरा हमारा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है, तीसरे को क्या है हमारा, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शंस टेक प्लेस। आपको वो सारी कंडीशंस भी बतानी होती है कि रिएक्शंस कोई हो रही है तो ये कंडीशंस हैं, तब आप रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल KClO3, आपको पता होना चाहिए KClO3 क्या होता है। KClO3 होता है पोटेशियम क्लोरेट, याद रखना है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट होता है सॉलिड फॉर्म में। इस रिएक्शन में एक तो मुझे हीट देनी पड़ती है, मैंने एरो के ऊपर डेल्टा का साइन लगा रखा है, इसका मतलब मुझे खुद से हीट देनी पड़ती है। और दूसरा, पोटेशियम क्लोरेट जो होता है ये तब तक ये दोनों चीज नहीं बनाएगा जब तक मैं उसके अंदर एक और केमिकल नहीं डाल देता, जिसे बोलते हैं MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। ये नहीं डालूंगा तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हमारी क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये डालना पड़ेगा, ये केमिकल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन में कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है, उन कंडीशंस के बारे में कि वो क्या है। एक और एग्जांपल दे रखा है मैंने, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी एक गैस होती है, जहरीली गैस होती है। उसको हमने H2 के साथ रिएक्ट कराया और दोनों के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा CH3OH बन गया। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल ये हमारा एक अल्कोहल है। तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए कि हमने ये दोनों रिएक्ट करा और ये बन गया, पर एक्चुअली में ये बनेगा नहीं, ये कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं ये कंडीशंस नहीं लगाऊंगा ना तो ये तो हमारे कभी बनेंगे ही नहीं। तो हमारी कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हमने कंडीशन लिखी है या नहीं लिखी है। बिना कंडीशन के कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो हमें याद रखना है किसी एक रिएक्शन में अगर कंडीशन है तो हमें वो सारा रिएक्शन लिखना है। जैसे इसमें कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमें 300 ATM का प्रेशर देना पड़ता है, 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना पड़ता है दोनों चीज़ को। और तीसरा चीज़, इसमें हमें 2 केमिकल डालने पड़ते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तब जाके हमारा मिथेनॉल बनता है, तब जाके हमारी ये दारू बनती है। ठीक है, तो हमको ये एक चीज़ याद रखनी है। तो आपको काफ़ी आइडिया होगा किसी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब सबसे पहले समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कब बोलूंगा, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसको मैं बोलूंगा ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये रिएक्शन मैंने ले रखी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये हमारे दोनों क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो अगर मैं इस साइड देखता हूँ, लेफ्ट साइड हमारे रिएक्टेंट साइड पे जिंक कितना है, एक एटम है। जिंक के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब एक एटम। और प्रोडक्ट साइड पे देखो, यहाँ पर भी एक एटम है। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पे कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। इस साइड देखते हैं, 2 हैं, बहुत बढ़िया। सल्फर का 1 है, एस के आगे कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर भी सल्फर का क्या है, 1 है। ओ के आगे 4 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम है। यहाँ पर भी ओ के आगे 4 लिखा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो मतलब लेफ्ट साइड जितने एटम्स हैं, राइट साइड भी उतनी एटम्स हैं। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो हम पहचानेंगे कैसे बैलेंस केमिकल है, हम बस एटम्स को दोनों तरफ देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। एक और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या कहते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा, कि अगर यहाँ पर क्या था, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स थे, यहाँ पर क्या, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होने चाहिए, तब मैं बोलूंगा अनबैलेंस्ड है। देखो क्या है, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो H2 बन जाता है। इधर कितना है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के एटम्स कितने, 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इधर कितने ऑक्सीजन एटम्स के, ऑक्सीजन एटम्स 2 हैं, बट इधर क्या है, 1 है। तो ये 2 है, इधर 1 है, तो ये हमारा क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब एक बात सोचने वाली जो है यहाँ पर, वो क्या है कि भाई अगर इसको देखें कि एटम्स इधर 2 थे, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन एटम इधर 2 थे, इधर 1 है। ऑक्सीजन का मास इधर ज्यादा था, इधर कम हो गया। हमने तो भाई 9th क्लास में एक क्या बोलते हैं,
वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, केमिकल लॉ, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि मास ना ही कभी बन सकता है, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भाई ये जो दो ऑक्सीजन के एटम थे जिनका कुछ मास था, वो इधर जाके डिस्ट्रॉय कैसे हो गए? ये दो थे इधर, एक कैसे हो गया? तो इसी कंसेप्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो हमें शुरुआत में अगर कभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे रखी हो ना, तो हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्यों किया जाता है अगर आपसे कोई पूछेगा, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड रखने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे हमेशा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, एटम्स बोथ साइड्स इक्वल रहे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हम एटम्स को बैलेंस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए मैंने ये बैलेंस करके लिख रखी है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपकी रिएक्शन है, H2 + O2 गिव्स H2O। ये हमारी बैलेंस क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि हमारे इधर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन का एटम कितना, 1। तो हमें क्या करना है, इसके जितना ही बना देना है। तो इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। किधर लगाएंगे, हमेशा याद रखना जो भी नंबर आप लगाओगे बैलेंस करने के लिए, वो हमेशा इधर लगाया जाता है, कभी भी इधर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, हम इधर ही लगा सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, इधर 2 लगा दिए। 2 क्यों लगाया, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं, तो इधर भी 2 बनाने के लिए मैंने 2 लगा दिया। तो ऑक्सीजन एटम्स तो 2 हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन एटम्स पहले से 2 थे, अब जोड़ूंगा तो 2 2 जा 4 हो गए। अब 4 है, तो अब इधर तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 है, तो इधर भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 कैसे बनाऊंगा, इधर को मैं क्या लगा दूंगा, एक और 2 लगा दूंगा। तो 2 2 जा ये 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन एटम्स इधर 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। तो ये अब हमारी क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो वही मैंने लिख रखा है कि ये हमारी बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंसिंग पे और बात करते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उन क्वेश्चन से ही सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। मैं बैलेंसिंग भी सिखा दूंगा और कैसे क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यह जो रिएक्शन मैंने दे रखी है ना, इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। पहले तो इक्वेशन लिखना है, दूसरा काम हमें क्या करना है, बैलेंसिंग भी करनी है। तो सबसे पहले क्या है, पढ़ते हैं। मिथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले ये हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसको सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या बोला है, मीथेन, मीथेन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या थी, CH4, ये गैस थी। इसको हमने किसके साथ बर्न किया, बर्न्स इन ऑक्सीजन, मतलब इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, O2 के साथ रिएक्ट करा दिया। टू फॉर्म क्या बना, आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना, हमने ये सब कुछ लिख दिया। ये तो हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने उससे इक्वेशन बना ली। दूसरा चीज, अब हमें इसको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो अब बैलेंस करते हैं। कार्बन इधर कितना है, कार्बन इधर आपका 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन इधर है 4 और हाइड्रोजन इधर है 2। तो 2 को 4 कैसे बनाऊं, मैं इधर क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन जोड़ते हैं 2 और प्लस 2, सारे जोड़ेंगे तो 4 है। पर इधर कितने हैं, 2 ही हैं, इधर कितने टोटल 4 है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक 2 लगा देंगे। तो अब कितने हो गए, ये 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कितना आसान तरीका है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। कन्वे द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए। ऑन एडिंग एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला है, हमें दो क्या ऐड करना है, aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका कैसा फॉर्म, aqueous फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, aqueous फॉर्म में है, क्वेश्चन में बोला है aqueous फॉर्म में। इसको किसके साथ ऐड किया, टू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको इसके साथ ऐड किया कॉपर सल्फेट के aqueous सॉल्यूशन के साथ। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, और वो भी aqueous फॉर्म में। क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गया। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये प्रेसिपिटेट हो गया। मैंने बताया था प्रेसिपिटेट होगा तो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। और
साथ में क्या बना, सोडियम रिमेन्स इन सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट जो होगा वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। अब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ही रहेगा यानी वो aqueous फॉर्म में होगा। मैंने बताया था कोई भी चीज का सॉल्यूशन है तो वो aqueous फॉर्म में होगा। और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। ये हमारा क्या हो गया, एक ही फॉर्म में। तो ये हमने क्या लिख दिया, केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमारा एक ही काम बचता है, बैलेंस करना, क्योंकि इसने बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो बैलेंस करते हैं। इधर सोडियम कितना, 1 है, इधर कितने, 2 हैं। तो अपना पहला काम इधर कितना लगाना, 2 लगाना। अब जरा जोड़ते हैं, इधर O कितने, 2 है, और इधर कितने, 2, 4। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। इधर जोड़ते हैं, 2 और 4, ये भी हमारे 6 हैं। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने, 2, इधर जोड़ते हैं 2, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कमाल की बात है। अब कॉपर पे आते हैं, कॉपर कितने इधर, 1, इधर भी कितना है, 1, कॉपर भी 1 है, बहुत बढ़िया। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर इधर के 1, इधर भी 1, और ऑक्सीजन की बात तो हम कर चुके हैं। तो ये हमारी कैसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म में आ गई। कितना आसान था समझना, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन करने से पहले मेरे को कुछ नोट लिखवाना है, जो कि आपको नोट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हमें आगे भी काम आएगा। देखो क्या है, मैंने नोट करके लिख भी रखा है, आप लोग भी नोट कर लें। क्या है, आयरन जो होता है ना, आयरन के बारे में खास बात करनी है कि आयरन के 2 ऑक्साइड होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। तीनों के बारे में पढ़ना है, तीनों के फॉर्मूले क्या है, उनके नाम क्या है, तो हमें वो याद रखना है। आयरन के 2 या 3 ऑक्साइड होते हैं, मैंने लिख रहा है आयरन हैज 2 ऑक्साइड, मेनली 3 होते हैं। पहले ऑक्साइड का नाम क्या है, पहले ऑक्साइड का नाम है आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, FeO। ये आयरन 2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 होती है। तो ये आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। आयरन 2 ऑक्साइड होता है FeO, और इसका एक नाम है, क्या नाम है, फेरस ऑक्साइड। तो याद रखना, फेरस ऑक्साइड कभी मैं अगर बोलूँ तो आप लोग FeO समझ जाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeO। एक और आयरन का ऑक्साइड होता है जिसे बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है। अब Fe2O3 क्या होता है, Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, Fe2O3 में आयरन की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड उसका नाम होता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि फेरस ऑक्साइड होता है FeO और फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, ठीक है। और एक और तरह का ऑक्साइड होता है जो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, और उसे बोलते हैं हम लोग आयरन 2,3 ऑक्साइड। यहाँ पर 2 और 3 दोनों वैलेंसी होती है, ठीक है। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि इसकी वैलेंसी 2 और 3 दोनों कैसे होती है। अभी हम याद रखेंगे कि इन दोनों को मिक्स करके एक और तरह की ऑक्साइड बनती है, उसे बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, जो मैंने बता भी रखा है, इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में यूज होगा, तो हम लोग डायरेक्ट याद होगा तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ले ही रखा है, इस पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपको। ये स्टेटमेंट दे रखी है, जरा लिखते हैं। हीटेड आयरन मेटल, हमारा आयरन मेटल है, ठीक है। आयरन मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा। उसको किसके साथ रिएक्ट करा है, स्टीम के साथ रिएक्ट करा है, स्टीम। अब हमें एक चीज याद रखना है, स्टीम क्या होता है, पानी होता है, लेकिन H2O ही होता है, लेकिन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। याद रखना, स्टीम क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, वाटर ही होता है लेकिन गैस फॉर्म में होता है। इसको इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, आयरन 2,3 ऑक्साइड बना। आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला भी दे रखा है Fe3O4, और मैंने आपको बता भी रखा है, कभी ना दे रखा हो इनकेस तो आप लोग लिख लेंगे। आयरन 2,3 ऑक्साइड बन गया, ठीक है। ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन गैस बन गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया इसका। अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, इधर आयरन के कितने एटम्स है, 1, इधर कितने, 3, तो मैं इधर लगा दूंगा 3। अब इधर हाइड्रोजन के कितने, 2, इधर हाइड्रोजन के कितने, 2, बहुत बढ़िया। इधर ऑक्सीजन के कितना, 1, इधर ऑक्सीजन के हैं 4, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर 4 लगाना पड़ेगा। और मैंने इधर जैसे ही 4 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। हाइड्रोजन 8 हो गए तो मुझे इधर भी 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए मैं इधर क्या करूंगा, इधर भी 4 लगा दूंगा। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हमको एक चीज याद रखना है, ये जो बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, नंबर डाल रहे हैं और वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं, इसका नाम है, इसका एक मेथड का नाम है, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो हम नंबर डाल डाल के देख रहे हैं किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो कभी कोई आपसे बोले कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बैलेंस करो, तो हम मतलब वही नंबर डाल के बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन ले रखा है, क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन और बैलेंस द इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और बैलेंसिंग करनी है। जैसे क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनेगी, अमोनिया। अमोनिया भी हमारी गैस होती है, उसका फॉर्मूला याद रखना है NH3, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये याद रखना। तो हमें इसको बैलेंस करना है, रिएक्शन तो लिख ली,
हमें याद भी रखना है अमोनिया गैस क्या होता है, NH3 होती है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 2 है, इधर कितना है 3 है। अब याद रखना कभी ऑड इवन में आ जाए, जैसे इधर 2 है, इधर 3 है, इधर ऑड है, इधर इवन है, तो हम क्या कर देते हैं, हमेशा इवन बनाने की कोशिश करो बैलेंसिंग करते समय, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। ठीक है, तो इधर 2 है, इधर 3 है, तो हम क्या कर देते हैं 2 और 3 का एलसीएम बोले तो 6, तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 6 बन जाए। ऑड था ना तो इवन बन गया, और इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन गया 6, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी इवन बन गया। अब नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, तो हमारा देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी से हम लोग सीखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि हमें फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किसी रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए अगर आपको लंबी लगता है, बाहर घूम के आइए और फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना और बैलेंस करना है। हम सारी इक्वेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। तो सोडियम मेटल है, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और मेटल है तो यानी S लिखूंगा। उसको किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, वाटर है तो H2O, और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिखूंगा। उसको किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया था आपको NaOH होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉल्यूशन बनता है तो इसीलिए एक्वस फॉर्म में होता है, तो आपको ये याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, तो H2G लिख दिया। ये तो हमारी हो गई इक्वेशन। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर Na का एक एटम है, इधर भी एक है, इधर H2 2 है, इधर भी 2 है, सॉरी इधर तो 3 है, इधर 1 और इधर 2, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैंने आपको बताया है कभी भी ऑड नंबर में हो तो उसे इवन में बनाओ तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो इधर तो 2 थे ही, इधर 1 था ना, तो मैंने क्या किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि इवन बन जाए। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इवन बन गया। अब देखिए क्या है, अब देखिए हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए, तो मैं इधर भी 4 बनाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर 2 2 जा 4 हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, इधर भी चेक करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, इधर भी 2 है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब सोडियम, बट सोडियम कितने हो गए, सोडियम तो 2 हो गए, तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए इधर 2 लगा दिया। तो अब जाके इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है जिसका रिबन होता है, मैंने आपको बताया था सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न कर रहा है तो हमारा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का पाउडर था, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी आपको बता रखा था। तो इसके साथ ये रिएक्शन हो गई, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर मैग्नीशियम का 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, पर इधर 1 है तो मैंने इधर 2 लगा दिया। इसके कारण मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैंने इधर भी 2 लगा दिया, ये हमारा बैलेंस हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला काफी। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्टर गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सॉल्यूशंस बोला है सोडियम बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, दोनों का सॉल्यूशन है, यानी दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपको पता होना चाहिए, ये हमारा किस फॉर्म में, एक्वस, क्योंकि इसने बोला सॉल्यूशंस लिया है। इसका भी सॉल्यूशन लिया है, तो इसको भी मैंने रिएक्ट किया है। सोडियम सल्फेट यानी NO2SO4, इसका भी क्या है, सोडियम। इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया टू गिव इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब ये पीपीटी है, इनसॉल्युबल का मतलब बताया था, ये पीपीटी है। किसकी पीपीटी है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना है। इसकी पीपीटी है क्योंकि इसने बोला ये क्या है, इनसॉल्युबल है। और क्या बना है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया, यानी NaCl के ब्रैकेट में लिखूंगा AQ। तो ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, उसकी इक्वेशन हो गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर बेरियम का कितना है, 1, इधर 1, इधर क्लोरीन कितना है, 2, इधर क्लोरीन कितना है, 1, तो मैं इधर लगा दूंगा 2। इसके कारण सोडियम कितने हो गए, 2, इधर सोडियम 2 है। सल्फर इधर कितना है, 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर भी 4। बैलेंस हो गई 1 सेकेंड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी NaOH। इन वाटर का मतलब सॉल्यूशन है, तो कभी इन वाटर लिखा हो ना मतलब सॉल्यूशन ही है, आप लोग समझ जाएंगे। उसको किसके साथ रिएक्ट करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताया था, HCl होता है, तो ये भी वाटर में मतलब ये भी एक्वस फॉर्म में है। इसको रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बन गया, NaCl सॉल्यूशन है तो यानी AQ लिख दूंगा। और साथ में क्या बना, वाटर बन गया। वाटर बोले तो H2O बन गया, और H2O मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है,
ये तो हमने इक्वेशन लिख दिया, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। Na एक ही है, O इधर एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर एक और एक दो है, इधर भी दो है, और क्लोरीन इधर एक है, इधर एक है। तो ये दो रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस्ड है, तो कितनी अच्छी बात है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको करने के बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैलेंस करने पे, फिर आप कोई से भी क्वेश्चन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 रिएक्शन लिख रखी है, जल्दी जल्दी इनको करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। उसको किसके साथ रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा, यानी प्लस CO2 करा दिया। उसके साथ क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और वाटर बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और वाटर होता है H2। तो ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। इधर कैल्शियम कितना है, एक, इधर भी एक। हाइड्रोजन कितना है, इधर दो, हाइड्रोजन कितना है, इधर दो। ऑक्सीजन कितना है, दो और दो चार, इधर ऑक्सीजन कितना है, तीन और एक चार, ये भी बैलेंस्ड है। कार्बन कितना है, एक, इधर भी कार्बन कितना है, एक। तो ये रिएक्शन हमारी पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कई बार रिएक्शन हमें पहले से ही बैलेंस मिलते हैं, बस बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देते हैं, तो हमको ध्यान रखना है। दूसरी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिंक। जिंक आपको पता है Zn होता है, उसको किसके साथ रिएक्ट करा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। तो ये आपको प्रैक्टिस आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। AgNO3 के साथ रिएक्ट करा है और क्या बना, जिंक नाइट्रेट बना। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnNO3। तो याद रखना है हमको, ZnNO3 होल ट्वाइस आपको याद रखना है, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और बन गया आपका सिल्वर, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, याद रखना है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से। इधर जिंक कितना एटम है, एक एटम है, इधर भी एक है। इधर Ag का कितना एटम है, एक, इधर भी एक है। और यहाँ पर वैसे तो हम एक एक करके देख सकते हैं, बट मैं कलेक्टिवली भी देखना आपको सिखा देता हूँ। NO3 एक साथ देखा जाए तो इधर NO3 पूरा एक है, इधर NO3 के आगे 2 लगाया, मतलब NO3 इधर 2 है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक करके कर लोगे तब भी हो जाएगा। NO3 के आगे 2 लगाए तो मैं काम करता हूँ, इधर भी 2 लगा देता हूँ। इधर 2 लगा दिया तो NO3 के आगे पूरा 2 लग गया, बट Ag के आगे भी 2 लग गया, तो मेरे को Ag के आगे भी इधर 2 लगाना पड़ेगा, जिसके कारण सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, तो एल्यूमिनियम है Al, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं Cl2, कॉपर क्लोराइड। इसको रिएक्ट कराएगा इसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या बना आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 और बन गया आपका कॉपर। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं जल्दी से। तो Al इधर एक है, इधर भी एक है, कॉपर इधर एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 3 है। तो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करा रखा है 2 और 3 है, तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसके कारण कॉपर कितने हो गए, 3 हो गए, तो इधर भी 3 लिखना पड़ेगा। और इधर एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे टैकल करना है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना है K2SO4। और आपका क्या बना, बेरियम सल्फेट बना, BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया और पोटेशियम क्लोराइड बन गया। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो इसको जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। तो BaCl2, बेरियम है, इधर भी एक, इधर क्लोरीन के साथ 2, इधर क्लोरीन के साथ 1, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा, जिसके कारण K के आगे भी 2 लग गया। पोटेशियम भी 2 है, तो पोटेशियम भी इधर चेक करना पड़ेगा 2 है कि नहीं, बिल्कुल है 2 है। SO4 के आगे देखा जाए तो SO4 पूरा 1 है, तो इधर भी SO4 पूरा 1 है। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो कई बार एक नंबर डालने से भी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr, आपको याद रखना है। और बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड होता है BaI2। वैलेंसी अगर याद होगी तो आप इसका फॉर्मूला 1 सेकंड में बना सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड बन गया, पोटेशियम आयोडाइड बोले तो Ki, और बेरियम ब्रोमाइड बन गया यानी BaBr2। ये आपका बन गया। अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो इधर एक है, इधर पोटेशियम का एक एटम है, इधर पोटेशियम का एक एटम है, बहुत बढ़िया। इधर ब्रोमीन का एक एटम है, इधर ब्रोमीन के 2 एटम है, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। 2 जैसे ही लगाया पोटेशियम 2 हो गए, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। इधर 2 लगाया तो पोटेशियम 2 हो गए, साथ में आयोडीन भी 2 हो गए, तो इधर चेक करना पड़ेगा आयोडीन 2 है, बिल्कुल है आयोडीन 2। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। आप लोग निकाल लीजिए, यही फॉर्मूला आएगा। उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कराया, क्या आया, जिंक ऑक्साइड आया। जिंक ऑक्साइड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड आपको पता लग जाएगा। और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, और ध्यान से देखोगे तो ये पहले से बैलेंस्ड है।
जिंक का एक एटम, जिंक का एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। तो ये भी हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, और साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको बैलेंस करेंगे तो Mg कितना है, 1 है, इधर भी Mg कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। इधर क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, इधर क्लोरीन पहले से ही 2 है, तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आपको बैलेंसिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए, आपको बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी थे, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा। अगले लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। एनीथिंग आपको जो भी लगता है कि कुछ बताना चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।